हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स का सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे हम डाल चुके हैं और पार्ट 2 का वीडियो तो अभी हम चलिए पार्ट 2 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे, जैसा कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उसके बाद स्थिति क्या होता है, मतलब पोजीशन की बात कर रहे थे, रेस्ट में क्या होता है, गति क्या होता है। आज हम लोग सरल रेखा पर विस्थापन को देखेंगे। जैसे कि टॉपिक यहाँ पे सरल रेखा पर विस्थापन कहते, यदि एक कण एक सरल रेखा में गतिशील हो तो उसके विस्थापन s को उस कण की प्रारंभिक स्थिति x1 और अंतिम स्थिति x2 से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात s बराबर x2 माइनस x1 होगा, मतलब x इक्वल टू x2 माइनस x1। अगर आपको विस्थापन निकालना है तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू x2 माइनस x1। इसका मतलब ये, अगर स्ट्रेट लाइन में, अगर सरल रेखा पे अगर कोई विस्थापन निकालना है तो ये हो गया x1 स्टार्टिंग पॉइंट, ये होगा x2, तो ये दोनों को माइनस करिए, x2 माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन। अतः यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अतः विस्थापन से हमें दो बात का पता चलता है। फर्स्ट, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है। प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है, अर्थात किस दिशा में है। एक तो यहाँ पे अगर सही मतलब बात किया जाए तो एक दिशा की बात कर रहा है और यहाँ पे एक दूरी की बात कर रही है। तो विस्थापन से हमें दो बात पता चलता है कि प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति तक की दूरी कितना है, और प्रारंभिक स्थिति को देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है वो मुझे पता चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए दिखाया गया है कि ये मान लीजिए ओरिजिन है 0 +1 +2 +3 करके, फिर यहाँ पे -1 -2 -3, इसको बोलते हैं धनात्मक पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। सरल रेखा पर विस्थापन कहता है, यदि t1 समय पर कण a, t1 समय पे कण a पर हो और बाद के समय t2 पर कण b पर हो तो x1 बराबर 1 मीटर हो गया, x1 बराबर 1 मीटर हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा, x3 मीटर। देखिए b पे चला गया, पहले 1 पे था ये तो +1 हो गया, यहाँ पे b पे था तो कितना का गैप है, 1 2 3 3 पे चला गया, x2 हो गया 3। अतः कण का विस्थापन जो होगा, अभी हम फार्मूला पढ़े थे, s1 बराबर x2 माइनस x1। इसका मतलब ये होगा कि 3 - 1 इक्वल टू +2 हो गया। फिर यदि t1 समय पर कण b पर हो और t2 समय पर कण a पर हो तो x1 बराबर 3 हो जाएगा और x2 बराबर 1 हो जाएगा। अतः कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो गया। यदि समय t1 बराबर t1 पर कण a पर हो और t बराबर t2 समय पर कण a पर ही हो तो x बराबर 1 मीटर और x2 बराबर भी 1 मीटर हो जाएगा। तो कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, जी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है वही बात, जो बात अभी हम बोले वही बात नीचे में बोल रहा है कि यदि कण का विस्थापन धनात्मक हो तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति से क्या होगा, दाहिनी ओर होगा। यदि कण का विस्थापन ऋणात्मक हो तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति से क्या होगा, बाईं ओर होगा। यदि कण का विस्थापन 0 है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, एक ही होगा, जहाँ पे वहीं पे होगा, एक ही होगा, एक ही स्थिति होगा। अब है दृष्टव्य, जब कोई कण किसी सरल रेखा पर चलता है तो उसके विस्थापन की दिशा को धन प्लस या ऋण माइनस चिन्ह से बताया जा सकता है। परंतु जब कोई कण किसी वक्र रेखा टेढ़ा मेढ़ा रेखा पर चलता है तो उसके विस्थापन की दिशा को धन या ऋण चिन्ह नहीं दिया जा सकता। ऐसा इसलिए कि किसी प्रारंभिक स्थिति से अनंत दिशाएं डायरेक्शन हो सकती है, अनंत डायरेक्शन हो सकता है कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं ना, कर्व है ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर हुआ है, डायरेक्शन बहुत चेंज करता है, दिशा बहुत चेंज करता है। अब बहुत राशि की बात करते हैं, अदिश और सदिश राशि कहता है कुछ भौतिकी राशियों को केवल परिमाण होता है, जैसे किसी कण द्वारा तय की गई दूरी, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी। अब ये देखिए परिभाषा, जब जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश के उदाहरण तय
की गई दूरी के अतिरिक्त अदिश राशियों के कुछ भौतिक उदाहरण द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ताप हो गया इत्यादि। ये सब क्या है, अदिश राशि का क्या है, उदाहरण है। इसके उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा, ना कि डायरेक्शन की बात करेगा। मान लीजिए कि समय है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। समय है, समय ये बोलते हैं कि 5 बज गया है पूरब की ओर, कहते हैं बाबू कितना टाइम हुआ है, तो 5 बजा या 6 बजे, जितना बजता है घड़ी में आप बता देते हैं। ये तो नहीं पूछते कि उत्तर की दिशा में 6 बजा है, इसीलिए इसकी टाइम में समय की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, सिर्फ परिमाण की जरूरत है। कुछ भौतिक राशियों को परिमाण के अतिरिक्त दिशा भी होती है, जैसे विस्थापन। तो विस्थापन को क्या होता है, विस्थापन में दिशा होना चाहिए। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सदिश राशि को संकेत सिंबल किसी अक्षर के ऊपर तीर, जैसे भी या ऊपर में ये तीर दे दिया है होता है, और तब उसके परिमाण को संकेत सिर्फ वो अक्षर भी करता है, भी होता है। उदाहरण के लिए किसी कण की किसी समय अंतराल में विस्थापन पथ से स्वतंत्र होता है, और वह केवल कण के प्रारंभिक इनिशियल और अंतिम फाइनल स्थिति पर निर्भर करता है। अतः विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। इसका परिमाण प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखीय दूरी है। क्या है, सरल रेखीय, अभी हम लोग पढ़े थे ना, सरल रेखीय दूरी है। और जिसका दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा में। सदिश के उदाहरण, विस्थापन के अतिरिक्त अनेक भौतिक राशियाँ सदिश राशि, जैसे वेग हो गया, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स इत्यादि, जिनकी जानकारी हम इसके अतिरिक्त अगले अध्याय में भी प्राप्त करेंगे। सदिशों का ज्यामितीय अनुरूपण, कहता है किसी सदिश राशि को एक दृष्ट रेखाखंड, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अर्थात एक तीर एरो से निरूपित या शो किया जाता है। किसी सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को सदिश वेक्टर कहा जाता है। सदिश की लंबाई, लेंथ, उस सदिश राशि का परिमाण, मैग्नीट्यूड बताती है, और सदिश की दिशा से उस सदिश राशि की दिशा का बोध होता है। चित्र 2.4a में सदिशों की दिशाओं का निरूपण को दर्शाया गया है। कागज पर ऊपर की ओर उत्तर नॉर्थ दिशा, दाहिनी ओर पूर्वी दिशा माना जाता है। सदिश राशि के परिमाण के निरूपण के लिए सदिश की लंबाई तय की जाती है। इसके लिए एक स्केल तय किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 मीटर विस्थापन को 1 सेंटीमीटर लंबे तीर सदिश से निरूपित करें, तो 5 मीटर विस्थापन को निरूपण 5 सेंटीमीटर लंबे तीर से करें। चित्र 2.4b में सदिश राशियों के निरूपण के विभिन्न उदाहरण को दर्शाया गया है। इस चित्र में निम्नलिखित 3 विस्थापन को निरूपित किया गया है। S1 5 मीटर पूर्व, S2 3 मीटर उत्तर पश्चिम, S3 4 मीटर पूर्व से 60 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए, ये आपको डायरेक्शन को बताते हैं। देखो, ऊपर में उत्तर होता है मतलब नॉर्थ होता है, नीचे में दक्षिण होता है मतलब साउथ होता है, उसके बाद ईस्ट होता है, उसके बाद वेस्ट होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है। तो आपका ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन। तो जो विस्थापन जो है S3 हो गया यहाँ पे, S2 यहाँ पे हो गया, और S1 में ये हो गया। तो बोलता है S1 का जो विस्थापन है यहाँ से कितना है, 5 मीटर का है। फिर यहाँ से इसका विस्थापन कितना है, 3 मीटर का है। 3 मीटर की डायरेक्शन बता रहे हैं, तो नॉर्थ और कितना हो जाएगा, नॉर्थ और क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। S2 की बात करते हैं तो, और S3 का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, उत्तर की ओर हो जाएगा, कितना पे, 60 पे। औसत चाल क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु की चाल, स्पीड समझ रहे हैं ना, वह राशि है जो यह बताती है कि वस्तु कितनी तेज से गति कर रही है। स्पीड बढ़ाओ, आप बोलते हैं ना कि स्पीड बढ़ा दो, तो मतलब स्पीड का मतलब होता है गति को बढ़ा देना, तेज कर देना। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु को क्या कहते हैं, औसत, एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत चाल बराबर होती है तय की गई कुल दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगा समय। अतः किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय, यूनिट टाइम के तय की गई दूरी है। उदाहरण, रेल मार्ग से रांची से पटना के बीच की दूरी कितना है, 414 किलोमीटर।
अब पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन पटना से 11 बजे दिन से चलकर रात 8 बजे रांची पहुंचती है। अतः उसे 414 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटा टोटल समय हो गया। 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक 9 घंटा हो गया। तो इस 9 घंटे में समय के अंतराल में पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन की औसत चाल क्या है? 414 किलोमीटर अपॉन में 9 आवर। ये हो गया 46 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया औसत चाल। अब चाल क्या होता है? औसत चाल से केवल यह अनुमान होता है कि पूरे समय अंतराल में कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, किंतु इससे यह पता नहीं चलता कि किसी विशेष क्षण पर उस वस्तु की चाल क्या है। अब ये बताते हैं आपको कि एवरेज स्पीड से ना मुझे ये पता चलता है कि आप एक इनिशियल मतलब कितना स्पीड में, कभी 2, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, इससे एवरेज स्पीड पता चलता है कि इस एवरेज में आप थे। लेकिन एक पर्टिकुलर एवरेज स्पीड पता नहीं चलता है। जैसे कि आप 4 से लेकर के यहाँ पे था 11 से लेकर के और कितना 8 बजे 11 पे अगर मान लीजिए 30 से स्पीड से चल रहा है, तो 12 पे कितना चल रहे होंगे? 1 पे कितना चल रहे हैं? 2 पे कितना चल रहे होंगे? 3 पे कितना चल रहे होंगे? 3 का स्पीड कितना होगा? 4 पे आपका स्पीड कितना होगा? तो इससे ये नहीं पता चलता है, बट एवरेज से पता चलता है कि 46 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में आप 46 किलोमीटर चलते हैं। किंतु इससे यह पता नहीं चलता। तो ये तो आपको बता दिए। उदाहरण, यदि किसी ट्रेन की चाल समय के 4 बजे निकालना हो तो हम एक छोटे समय अंतराल जैसे 4 PM से 4:01 PM तक उसके द्वारा तय करके दूरी मापते हैं। यदि यह दूरी 1.2 किलोमीटर हो तो 4 से 4 PM के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगी? 1.2 किलोमीटर और 1 मिनट। तो किलोमीटर को क्या चीज़ कम, ये देखिए दोनों का क्या है यहाँ पे, ये याद रखिएगा हमेशा कि इसका जो यूनिट होना चाहिए ना वो इक्वल होना चाहिए। किलोमीटर में तो ये आवर में होना चाहिए, मीटर में तो ये क्या सेकंड में होना चाहिए। तो 1.2 किलोमीटर और इसको क्या किया, मिनट को सेकंड में चेंज कर देते, कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। चूँकि यह समय अंतराल 1 मिनट बहुत छोटा है, इसीलिए हम मान लेते हैं कि ये छोटे से समय अंतराल में ट्रेन की चाल एक समान रही होगी। अतः हम किसी वस्तु की किसी क्षण चाल इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल स्पीड कहते हैं। समझ गए? किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड बराबर क्या, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय हो जाएगा। तो उसका एक समान चाल, एक समान चाल का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वो समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो क्या कहा जाता है कि वो एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रहा है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो किसी क्षण उसकी चाल किसी भी समय अंतराल में उसके औसत चाल के बराबर होती है। यदि वस्तु किसी समय अंतराल t में s दूरी तय करती है तो उसकी क्षण और चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा क्या हो जाएगा? एस। यहाँ पे टी में एस दूरी तय करता है, तो दूरी तय करता है तो चाल बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा सर? तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल का मात्रक, दूरी को समय से विभाजित करने से चाल मिलती है। चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। यदि दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाए तो चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा में मापा जाए तो चाल का मात्रक किलोमीटर पर आवर होगा। हम इस मात्रक को एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर आवर को आप अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करिएगा? तो 1 किलोमीटर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, जिससे 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अतः एक ही वस्तु की चाल का संख्यात्मक मान विभिन्न मात्रकों में भिन्न भिन्न होता है। ध्यान दें कि दो राशियों की तुलना करने में उन्हें समान मात्रकों में व्यक्त होना चाहिए। तालिका 2.1 में कोई वस्तु की चाल की तुलना मीटर पर सेकंड में की गई है। जैसे देखिए औसत कछुआ का 0.1 मीटर पर सेकंड हो गया, पैदल चल रहा है तो 1.5 मीटर पर सेकंड, मनुष्य मधुमक्खी 4.4 मीटर पर सेकंड, मंद समीर 8.9 मीटर पर सेकंड। ये चाल है कुछ वस्तु का औसत चाल जो इस चाल से चलेगा। ठीक है। अब होता है आसमान चाल, असमान बोलते हैं, आसमान असमान चाल, सॉरी। चाल प्रायः असमान नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है तब वो पहले स्टेशन पर वो रुकी रहती है, अर्थात उसकी चाल शून्य होती है। प्रस्थान करने पर गाड़ी अपनी चाल बढ़ाती है, कुछ समय अंतराल तक अचर चाल से चलती है। अचर चाल मतलब कांस्टेंट चाल की बात कर रहा है। अब वह तब चाल धीमी करती है और दूसरे स्टेशन पर अंत में रुक जाती है, अर्थात उसकी चाल पूरी शून्य हो जाती है। अतः चाल बढ़ाने या चाल धीमी करने के दौरान रेलगाड़ी समान
दौरान रेलगाड़ी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अर्थात उसकी चाल असमान चाल होती है। असमान चाल की परिभाषा, कोई वस्तु समान अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कही जाती है। जब किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होती है, जब किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है, अर्थात जब वस्तु की चाल बढ़ती है या घटती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु की त्वरण एक्सेलरेशन प्राप्त है, कि वस्तु त्वरित हो रही है। जब किसी वस्तु की चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन, याद रखिएगा, चाल में परिवर्तन होता है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है। अब होता है समान और असमान गति का प्रायोगिक प्रदर्शन। इसके लिए एक क्षैतिज तख्ते से कब्जा द्वारा जुड़े एक नट या अनंत तख्ते पर एक गुटका ब्लॉक रखते हैं और नट तख्ते का झुकाव कोण बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि एक निश्चित झुकाव कोण पर गुटका को नट तख्ते पर नीचे की ओर चलने पर वह समान समय अंतराल में समान बराबर दूरी तय करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुटके की गति समान या एक समान यूनिफॉर्म है। अब नट तख्ते का झुकाव कोण बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि गुटका तेज गति से नट तख्ते पर नीचे की ओर चलने लगता है और वह समान समय अंतराल में बटी हुई अर्थात अधिक दूरी तय करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अब गुटके की गति क्या हो गया, असमान हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। थैंक यू दोस्त।